हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्रॉब्लम करेंगे हिंज फोर्सेस पे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है हिंज फोर्सेस के बिहाफ में। सो फ्रेंड्स, ये है कि आपका ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये 3 मास कनेक्टेड है, मास m है ये लाइट रॉड है, L लेंथ का मान लीजिए। ये सब लाइट रॉड है, L L L। ये बॉडी हिंज्ड है, यहाँ भी मास m है और हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया है और हमसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हिंज के द्वारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा होगा। ये हिंज के द्वारा हम सपोज कर लेते हैं, डायरेक्शन बिल्कुल आर्बिट्रेरी है कि ये 2 फोर्स लग रहे होंगे हिंज के, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अभी हमने Fx और Fy से इसको डिनोट कर दिया। तो हमसे पहला क्वेरी ये है कि आप ये बताएं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स में हिंज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा। यानी अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कुछ Fx है, जो कि Fx ऑफ हिंज, ये मैं लिख रहा हूँ, Fx ऑफ हिंज ये क्या है, ये हमें बताना है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि हिंज फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये L है, आप ये देखें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स बराबर होंगे। तो ये आपका ये जो लंबाई है ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, ये होगा L sin 60, यानी ये होगा √3, मैं इधर कर दूँ थोड़ा, √3/2L होगा ये पूरी लंबाई। और आपका जो सेंट्रॉइड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो होता है 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। यानी ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो लंबाई होगी, इस लंबाई होगी 2/3 ऑफ होल डिस्टेंस, 2/3 इंटू आपका √3/2L। तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया L/√3। यानी ये वैल्यू, यानी P पॉइंट अगर इसको माने तो P पॉइंट की एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगी L/√3। ये L/√3 पर हम मान सकते हैं कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। जितना x, ये नेगेटिव x, इस एक्सिस को अगर ओरिजिन की तरह देखें, इस नेगेटिव इस एक्सिस को, तो इधर मास का जितना x एक्सिस का फैलाव है और इधर भी इस मास का एक्सिस का फैलाव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, इसी पर ही होगा। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया, L/√3 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास को मान सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं कि y एक्सिस में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस में 0, इसको ओरिजिन मान लें, क्योंकि दोनों साइड जो m मास से जो -x एक्सटेंशन होगा और इधर m मास का जो एक्सटेंशन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ y एक्सिस को हम मान रहे हैं कि इसी में ही आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी फॉर द मोमेंट इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि इस पॉइंट से L/√3 है। आप इससे ना समझिएगा, इससे तो आपका 1/3 ऑफ √3/2L होगा। ये हमने मतलब इस एक्सिस से मान करके ये ओरिजिन का, इसको ओरिजिन मानते हुए, सॉरी, ये हमने सेंटर ऑफ मास का जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिखा है। अब ये मान सकते हैं कि जो 3m मास है, ये m, ये तीनों मास, 3m मास यहीं पर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। और अब ये जो सिस्टम है ना, ये इस फोर्स के कारण जो है इस तरीके से ये जो है वो घूम रहा है। तो यानी मान सकते हैं कि P पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास है ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर हमें Fy समझना हो तो आप ये देखें कि हिंज का ही एक फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि Fy का डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस में ही होगा, क्योंकि अपने को सेंटर सीकिंग फोर्स दिखाना पड़ेगा। और अब हम लोग लिखते हैं, पहले तो आ जाते हैं Fx के बारे में सोचते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए F और Fx मिलके इसको ट्रांसलेशन जो x एक्सिस में जो भी एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का अपना जो एक्सेलरेशन है वो होगा अल्फा इंटू L/√3। ये आप देखें, पहले इसका
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखे तो 3m टोटल मास हो गया। अल्फा मान लेते हैं जो कि रोटेशनल इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू L/√3 इंटू L/√3। तो ये हो गया F प्लस एफ एक्स इंटू 3m इंटू L/√3 पहला एक्सेस। और आप ये देखें कि एफ वाई जो होगा वो क्या होगा, एफ वाई होगा आपका, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लिखना चाहें तो mr² ओमेगा है ना। तो m आपका 3m हो गया, r है आपका ये L/√3 ml² इंटू ओमेगा, ये आपका जो है वो सेंट्रल सिकिंग फोर्स होगा। सो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये एक्चुअली mr²ओमेगा होगा। ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। अब हम लोग देखें कि एफ वाई हो गया आपका 3 अब हम लोग एक बार जो है टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क हम लोग लिखते हैं एफ का टॉर्क कितना आ रहा होगा। तो टॉर्क, एक मिनट फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये मैं लिख रहा हूँ टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ये पॉइंट, अबाउट इसको मान लीजिए ए, अबाउट ए। अब आप देखें कि आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा एफ, तो ये टोटल हो गया। और टॉर्क कहाँ लग रहा है, अगर इसको एक्सेस माने, इसको एक्सेस माने तो ये टोटल जो लेंथ है वो √3/2L है। तो F इंटू √3/2L हो गया, ये हो गया टोटल टॉर्क। और ये हमें लिखना है आई अल्फा। आई किसके अबाउट होगा, आई अबाउट ए होगा, आई अबाउट ए इंटू अल्फा। अब आई अबाउट ए आप सोचें, आई अबाउट ए क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप देखें ये मास का तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी एक्सिस पर है, और ये लंबाई है L और यहाँ पर मास M है, तो ये ml² हो गया। और ये लंबाई है L और ये मास है M और ये ml² हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 2ml² हो जाएगा। इस के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2ml² होगा। तो हम लोग यहाँ पर आई अबाउट ए जो है वो 2ml² लिख सकते हैं। तो ये हो गया F इंटू √3/2L इज इक्वल टू ml² ट्वाइस ml² इंटू अल्फा। अब आप इसको काटें, आप देखें L से L कैंसिल हो गया, और आप देखें कि √3F इज इक्वल टू आया 4ml अल्फा, यानी आप अल्फा लिख सकते हैं √3F/4ml, √3F/4ml। आपको अल्फा पता चल गया। और आप इसको इक्वेशन 1 में डाल के देख सकते हैं। इस इक्वेशन 1 में तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपने देखा है इक्वेशन 1 में आया था F प्लस एफ एक्स, ये था आपका √3m अल्फा √3, ये F प्लस एफ एक्स था 3m इंटू अल्फा इंटू L/√3। हमें F प्लस एफ एक्स में अब हमें 3m L/√3 अल्फा पता है, अल्फा है आपका, अल्फा आप यहाँ से देखें है √3F/4ml, तो हम यहाँ लिख देते हैं √3F/4ml। आप देखें ml से ml कैंसिल हो गया, आपका √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे F प्लस एफ एक्स जो है वो आया 3/4F। तो इस तरीके से
या आप देख सकते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ। सो आप देखें एफ एक्स आया 3/4 f माइनस एफ, यानी एफ एक्स हो गया -f/4। ये माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब ये हो गया कि पहले हम लोगों ने, अगर आप याद करें तो हमने एफ एक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया था, इस अलाउंग, और वाई का हिंज का इस डायरेक्शन में। माइनस का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली एफ एक्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है। एफ एक्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में, यानी हिंज का फोर्स जो है वो फोर्स के, इस जो इम्पेंडिंग फोर्स था उसके अगेंस्ट लगा। ये एक्चुअली हम लोगों ने निकाल के देखा। अब हम लोग चलिए एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई क्या होगा? एफ वाई क्या होगा? एफ वाई आपका था ml/√3 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें एफ वाई में ml/√3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ओमेगा का आइडिया होना चाहिए, ओमेगा क्या होगा। सिंस ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही ओमेगा दिया हुआ है तो हमारा आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ वाई का। सो फ्रेंड्स, ये एफ वाई हो गया आपका। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि आपका एक, पहले मैं डायग्राम बना दूं। क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कि आप देखें कि हमारा एक रॉड है जो कि 12 लेंथ का है, और उसका एक एंड है ए और एक एंड है बी, मास एम है, और टेंशन यानी कि थ्रेड से कनेक्टेड है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जैसी आप ये थ्रेड काटोगे तो उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको बताना है, और आपको टेंशन भी बताना है कि इस पोर्शन पे क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्ट्रिंग को काट देते हैं, ये राइट वाला, तो आपको तुरंत इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू बताना है। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसे इसको हटाएंगे तो अब क्या कंडीशन रहेगा, ये देखिए। ये 12 लेंथ हो गया, 12 लेंथ हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पर टेंशन टी लग रहा होगा ए पॉइंट पर। ये एल लेंथ पर मास होगा एम जी, ये एम जी लग रहा होगा। ये एंगल थीटा है, 30 डिग्री है। एम जी के वैसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर और एक टुवर्ड्स इधर। लेकिन वर्टिकल की अभी बात करें तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो होगा एम जी माइनस टी, ये आपका एफ वाई होगा। और अगर हम इसको m से डिवाइड कर दें तो ये जो हमें देगा वो एक्सेलरेशन ऑफ y देगा। अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं कि टॉर्क कैसा होगा। आप ये देखें कि ये पॉइंट है हमारा एक्सिस। टॉर्क आप हमेशा 2 पॉइंट्स ही लगाएं, एक तो सेंटर ऑफ मास, अगर वो नहीं समझ में आए तो ऐसा पॉइंट जो कि मोमेंटरीली रेस्ट पर हो, तो वो दोनों पॉइंट पर हम लोग टॉर्क लगा सकते हैं। तो अभी जो है ये टॉर्क हम लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। तो टी, तो टॉर्क कितना होगा टेंशन का, इस टेंशन का, ये हो गया आपका एल, ये एल हो गई लंबाई, और ये वैल्यू हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री। तो जो टेंशन का जो टॉर्क होगा टी इंटू एल कॉस 30, ये टेंशन का टॉर्क हो गया। एम जी का टॉर्क तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेस हमारा वहीं से है, यही एक टॉर्क है। और अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई लिख लेते हैं। आई आपको पता है ml/12 होता है, जब एल की यानी लेंथ जो होती है रॉड की वो एल होती है, यहाँ पर 12 लेंथ है तो m इंटू 2l स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर बन के निकलेगा बाई 12 इंटू अल्फा। तो आप देखें कि t इंटू एल इंटू √3/2 इज इक्वल टू, ये आपका 4 से 3 कैंसिल हो गया, m
एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा से एक एल कैंसिल आउट हो गया और आप टेंशन को लिख सकते हैं। टेंशन हमारा आ गया 3√3 बाई ऊपर 2 चला गया 2 ml अल्फा। ये मैं पेज पलट रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा जो अल्फा आया वो आया 3√3t बाई 2 ml। ये अल्फा आया प्रीवियस जो कैलकुलेशन हमने किया। अब आप देखिए ये रॉड को देखें, ये रॉड का क्या स्टेटस है अभी। इस रॉड में अगर आप देखें तो एक्सेलेरेशन ay आया आपका, ये हर पॉइंट पे आया, हर एक पॉइंट पर ay एक्सेलेरेशन है। मैं इस पॉइंट की बात करूंगा अभी एक की, और ये रोटेट भी हो रहा है टेंशन के कारण। तो आप रॉड के परपेंडिकुलर ये जो आपका रोटेशन क्रिएट हो रहा है वो आप रॉड के परपेंडिकुलर लेंगे तो इस तरीके से आपका अल्फा एल, ये एल हो गया यहाँ से यहाँ लंबाई, ये सेंटर ऑफ मास है, फिर इसके बाद ये एल हो गया। तो ये अल्फा एल का यानी रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे ए वाई भी लग रहा है। ये एंगल आपको पहले से पता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा और फिर ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखें हमने किस तरीके से अल्फा एल को लिया है रॉड के परपेंडिकुलर, क्योंकि रोटेशन तो हमेशा जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर ही होगा। और अभी हमें बताना है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। मोमेंटरीली अभी आप सोचें ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, ये टेंशन यहाँ पर ये लग रही थी टेंशन, ये वाली टेंशन टी, ये मोमेंटरीली ये पॉइंट अभी रेस्ट पे होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ए वाई जो होगा वो अल्फा एल cos 30 के बराबर होगा। ए वाई आपको पता है, ये एम जी माइनस टेंशन बाई एम, ये था ए वाई आपका। और आपको अल्फा पता ही है, ये है 3√3t बाई 2 ml इंटू एल इंटू √3/2। ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा g माइनस टी बाई एम इज इक्वल टू, आप एल से एल कैंसिल आउट करें, ये हो गया आपका √3 3 से 9/4m और ये आपका t। तो आप लिख सकते हैं g इज इक्वल टू टी बाई एम, कॉमन ले लें, 9/4 + 1 दैट इज mg तो ये आप देखें इसे आपको टेंशन मिल गया 4 mg/13। तो अपना कंसेप्ट क्या हुआ कि पहला ये कंसेप्ट, जब भी कभी ए वाई लगेगा तो हर एक पॉइंट पे लगेगा, और हमारा जब भी कभी ओमेगा बनता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, एक्सिस और जो लाइन कनेक्शन है ये आप रेडियस मान सकते हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। और ए पॉइंट मोमेंटरी रेस्ट पे होगा जब तुरंत, ये आप देखें यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर तुरंत ये धागा काटा था, ये धागा काटा था, तो ये पॉइंट जो है तुरंत पूछा गया हमसे। तो जैसे आप काटेंगे तो आपको ये कंसेप्ट तो रहना ही होगा कि जैसे आप काटेंगे तुरंत मोशन नहीं आ रहा, एकदम तुरंत तो नहीं आ रहा। तो अभी उस समय जैसे ही काटा तुरंत आपसे पूछा है ए का क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि तुरंत काटने के बाद ए का तो कोई मोशन नहीं होगा, तुरंत तो कुछ भी नहीं होगा। और बस अभी आपको जो है बस यही कंसेप्ट यूज करना था कि जब कोई मोशन नहीं होगा तो जो भी मोशन आ रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो एक मोशन ए के पास जो है वो mg माइनस टी के कारण जो भी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आ रहा था वो, और रोटेशन के कारण जो कंपोनेंट क्रिएट हो रहा था y पॉजिटिव एक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो दोनों कैंसिल आउट होंगे। यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे यूज किया। आप देखें
हम लोगों ने ये लिखा mg-t/m, ये इस पॉइंट ए का तुरंत का जो भी वर्टिकल एक्सेलरेशन था वो ये था, और रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ये था। ये दोनों जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, क्योंकि ये ए पॉइंट अभी तुरंत जो है वो रेस्ट में ही माना जाएगा, और इसी को यानी यूज करके हम लोगों ने ये आपका टेंशन निकाला। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सिलेंडर है और इसके एक सिरे पर फोर्स F लग रहा है, जिससे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं, और ये आपका हाइट जो है वो h है, ये रेडियस इसका r है। जी आप थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे सेंटर को। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बॉडी नहीं स्लिप कर रही है और आपको कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये जो है ये उठ जाए, यानी कि कितना फोर्स लगाएं कि ये सिलेंडर जो है ना थोड़ा सा रेज्ड अप हो जाए। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है रेज्ड होने का। रेज होने का मतलब ये होगा कि ये सिलेंडर अपना ये सरफेस छोड़ेगा। अगर ये सरफेस छोड़ेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो नॉर्मल है वो यहाँ से जो लगने वाला नॉर्मल होगा वो ख़त्म होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो रेज कर जाएगा तो सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं है। तो हमें इस तरीके से इक्वेशन लिखना है कि हम बाद में इससे जो सरफेस से यहाँ से पॉइंट ए से जो भी नॉर्मल लग रहा है उसको जीरो कर दें। सो फ्रेंड्स कैसे हम लोग इसको देखेंगे। नॉर्मल केस में जब ये यहाँ पर होता और हम लोग ये पॉइंट को एक्सिस मान लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से लिखने में सहूलियत होगी। नॉर्मल केस में अगर यहाँ फोर्स लग रहा होता और बॉडी अभी ग्राउंड पे होती तो क्या क्या इसमें फोर्स लग रहा था और क्या टॉर्क लग रहा होता। ये हाइट h है, ये वैल्यू हो गई r-h, और ये टोटल जो है ये r है। तो अगर आप फोर्स F का देखें टॉर्क तो कितना होगा F इंटू r प्लस r-h, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट। ये फोर्स के कारण क्लॉकवाइज जो है वो वैल्यू होता है। अब आप देखें एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता N, ये N का कितना फोर्स होता और किस डायरेक्शन में होता, ये भी जो है अगर यहाँ से N लग रहा होता तो ये भी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता। तो ये भी ऐड कर रहे हैं अभी N यहाँ से पास कर रहा है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस ये है, ये आपको पता है कि ये R ही होता। तो N इंटू R, ये टोटल फोर्स टॉर्क जो लग रहे होते ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होता, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता mg का टॉर्क। mg नीचे लग रहा होता, mg हो गया फोर्स, और इसका डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट से भी r। नॉर्मल केस में अगर बॉडी ग्राउंड पे ही है तो इतने सारे टॉर्क लग रहे होते, F इंटू 2r-h प्लस n फोर्स नॉर्मल का इंटू r, ये होता आपका mg/r के बराबर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये बॉडी है वो रेज हो गया, अगर रेज करना हो तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जीरो हो गया। जब उठ जाएगा तब तो ये आपका नॉर्मल का जो टॉर्क होगा नॉर्मल रहेगा ही नहीं, टॉर्क खत्म हो गया। तो आपको फोर्स बताना कितना होगा, तो फोर्स आप इसको जीरो कर दें, फोर्स हो जाएगा mg/2r-h। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।